पृष्ठ 371 युग की एंट्री। कृष अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने एक बार फिर छुटकी की तरफ देखा। छुटकी को देखकर कृष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसमें दो राय नहीं था कि छुटकी ने कृष को कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट किया था, इसीलिए कृष ने दोनों बहनों को अपना फ्लैट रहने के लिए दे दिया था। कृष ने सरगम को देखकर कहा, अंडरस्को, अच्छा मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल कर लेना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और कृष वहां से चला गया। कृष नीचे पार्किंग में आया और उसने गाड़ी का गेट खोलकर खुद से कहा, अंडरस्को, यार ना तो उनके पास कपड़े हैं और ना ही कुछ खाने के लिए, चलो अरेंज कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में हीर रघुवंशी बहू के साथ दान पुण्य कर रही थी। हीर ने तो कुछ नियम पाल रखे थे, इसके हिसाब से वो हर महीने मंदिर जाकर दान पुण्य करती थी और इसलिए रघुवंशी परिवार की सारी बहू को लेकर आई थी। यहाँ तक कि अब तो राजवीर और रूही भी रघुवंशी परिवार में ही रहने लगे थे। रूही भी उनके साथ आती थी। रघुवंशी खानदान की बहुएं दान पुण्य करके मंदिर के बाहर आई। बाहर आकर उन सब ने मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़े और तभी कुछ हुड़दंग लड़के बाइक पर आए और उन्होंने फुल स्पीड से बाइक रघुवंशी खानदान की बहू के सामने से निकाली। वो बाइक इतनी स्पीड से थी कि रूही को बाइक का हैंडल लग गया। रूही को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, अंधे हो, दिखाई नहीं देता, सड़क है ये, रनवे नहीं कि अपनी बाइक का जहाज बना रखा है, बदतमीज कहीं के। हीर ने रूही के बाजू पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्को, छोड़ो रूही, जाने दो, बच्चे हैं। रूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपना गुस्सा शांत कर लिया। लेकिन तभी वो लड़के अपनी बाइक घुमाकर वापस से रघुवंशी खानदान की बहू के सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़के ने चुटकी बजाकर रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या बकवास कर रही थी तुम? ये सुनते ही रूही के साथ साथ सबको गुस्सा आ गया। वो चारों उन सबको घूर कर देख रही थी। उनमें से एक लड़का बोला, अंडरस्को, सुनाई नहीं दिया, अब मुंह पर बोलो, क्या बोल रही थी? रूही गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही हीर ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उन लड़कों को देखकर बोली, अंडरस्को, देखो बच्चों, ये सड़क है, आसपास मंदिर भी हैं, छोटी छोटी दुकानें भी हैं, तुम्हें अपनी बाइक आराम से चलानी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारे साथ साथ सामने वाले को भी चोट लगेगी। उनमें से एक लड़का बाइक से उतर गया और हीर के सामने आकर हाथ बांधकर बोला, अंडरस्को, हम तो ऐसे ही बाइक चलाएंगे, क्या कर लोगी? हीर तो कुछ बोली नहीं, लेकिन रूही ने दांत पिसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम जानते भी हो किसके सामने खड़े हो। वो सारे लड़के हंसने लगे। उनमें से एक लड़का जो बाइक पर ही बैठा हुआ था, वो बोला, अंडरस्को, नहीं जानते, बता दो, आप सारी हसीन परियां कौन हो? ये कहकर वो सारे हंसने लगे और तभी उनमें से एक बोला, अंडरस्को, यार कौन कहेगा इन्हें आंटी, ये तो 30 से ऊपर की लगती ही नहीं है। इतना कहकर वो सारे आपस में ही हंसने लगे। रूही को गुस्सा आ गया और उसने अपने सामने खड़े हुए लड़के के गाल पर खींचकर एक चांटा जड़ दिया। उस लड़के का चेहरा एक साइड हो गया। उस लड़के की आंखों में गुस्सा उतर आया। उस लड़के ने अपनी मुट्ठी बंद की और जैसे ही वो रूही को मारने को हुआ, तभी वहां एक बुलेट आकर रुकी और उस लड़के का हाथ रुक गया। उस लड़के ने अपने पीछे देखा तो एक 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का बुलेट पर बैठा हुआ था। उसने अभी अभी उस सड़क पर बुलेट रोकी थी। उस लड़के ने अपना हेलमेट उतारा तो उस लड़के को देखकर रघुवंशी खानदान की बहू भी हैरान हो गई। उस लड़के ने अपना हेलमेट उतारकर अपने बालों में हाथ मारा और फिर अपना हेलमेट बुलेट के हैंडल पर टांग दिया। उस लड़के ने वाइट कलर की शर्ट और फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी, दिखने में बिल्कुल राजवीर की दूसरी कॉपी था। उस लड़के को दूर से ही देखकर कह सकते थे कि वो राजवीर और रूही का बेटा है। वो कोई और नहीं बल्कि युगवीर था। युग पूरा एटीट्यूड के साथ उस लड़के के पास आया जो रूही को मारने वाला था और हाथ बांधकर बोला, अंडरस्को, रुक, क्यों गया मार? उसे लड़के ने जैसे ही रूही को मारने के लिए हाथ उठाया, युग ने उसका हाथ वही पकड़ लिया और पीछे मरोड़कर धक्का दे दिया। वो लड़का सीधा जमीन पर जा गिरा और तभी बाइक पर बैठे हुए सारे लड़के बाइक स्टैंड पर लगाकर उतर गए और एक साथ युग को मारने के लिए आए। लेकिन युग तो बिल्कुल अपने पापा जैसा था, उसने तो एक एक की अच्छे से धुनाई कर दी। थोड़ी ही देर में वो सारे सड़क पर पड़े हुए दर्द से करहा रहे थे।
युग ने अपनी बाजू ऊपर चढ़ते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और उन लड़कों को देखकर कहा, अंडरस्को, शुक्र मनाओ मेरे हत्थे चढ़े हो, पापा के हत्थे चढ़ते ना तो हड्डियां तुड़वा लेते हैं, मैंने तो फिर भी छोड़ दिया, पापा देख लेते ना तो सच कहता हूँ, इतना मारते कि घर वाले तुम्हारी शक्ल भी पहचान नहीं पाते, जानते भी हो किस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे, पापा की चटोरी बिल्ली है, अगर आज कुछ हो जाता ना तो तुम्हारा टिकट तो सीधा कट जाता। अगले ही पल युग में उन सब को उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को, आज के बाद किसी को भी छेते मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम सब की खैर नहीं, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर एक लड़के के पैर में खींचकर लात मारी और वो सारे जैसे तैसे उठकर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग गए। युग ने एक नज़र उन सबको देखा और वापस से जाने लगा और तभी रूही ने युग का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, युग अब क्या बात भी नहीं करोगे? युग ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं करूँगा, अब जाने दो। युग जाने लगा और तभी रूही ने फिर कहा, अंडरस्को, बहुत हुआ युग, माँ हूँ तुम्हारी, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। ये सुनते ही युग ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, क्यों सुनूं आपकी बात? आपने मेरी बात सुनी थी, आपने मुझे समझा था, आपने मुझे बोलने का मौका दिया था, नहीं ना? जिसको जो मन में आया उसने किया, अब मेरे मन में जो आएगा मैं करूँगा। युग जाने लगा तभी हीर बोली, अंडरस्को, युग रुक जाओ, कम से कम एक बार बात तो सुन लो। हीर की आवाज़ सुनकर युग रुक गया, उसने पलटकर हीर को देखा और बोला, अंडरस्को, बड़ी माँ प्लीज़, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप को माफ़ कर दूंगा। हीर आगे आई, उसने युग की कलाई पकड़ी और बोली, अंडरस्को, कम से कम मिलने तो आ जाया कर, तू तो मिलने भी नहीं आता, मानती हूँ अपने माँ बाप से गुस्सा है लेकिन अपनी बड़ी माँ और बड़े पापा से तो नहीं, हमसे क्यों नहीं आता मिलने? अपनी इन दोनों मामी से मिलने क्यों नहीं आता? शिवाय दिव्यांश कितनी बार तुम्हारे बारे में जिक्र करते हैं और तुम हो कि किसी से नहीं मिलते। युग बोला, अंडरस्को, नहीं मिलूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, उस दिन मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो अब मैं उसे घर में वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। आर्या और दृष्टि दोनों ही आगे आने लगी तो युग ने उन दोनों को हाथ दिखाकर रोते हुए कहा, अंडरस्को, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके पतियों को माफ़ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा और उस घर में तो वापस बिल्कुल नहीं आऊंगा, इसीलिए एफर्ट लगाना बंद कीजिए। युग की बात सुनकर रूही की आंखें नम हो गई। युग ने फिर अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, मेरे सामने रोने से कुछ नहीं होगा, जाइए पापा के सामने रोइए, पापा के कंधे पर सिर रखकर अपना दर्द निकालिए, क्योंकि अब आपका दर्द से मुझे फर्क नहीं पड़ता। युग जाने लगा और तभी आर्या और दृष्टि एक साथ बोली, अंडरस्को, युग, सच में तुम्हें हमारे दर्द से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही युग ने पलटकर आर्या और दृष्टि को देखा और अपनी एक आईब्रो चढ़कर कहा, अंडरस्को, क्या बात है? दोनों बहनें एक सुर में बोली। अगले ही पल युग गुस्से में बोला, अंडरस्को, तब तो आप दोनों बहनों की आवाज़ नहीं निकली, जब सबके सामने पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था, तब तो आप दोनों बहनों ने मेरा साथ नहीं दिया था, एक बार नहीं कहा आपने राजवीर भैया से कि युग की गलती नहीं है। आर्या बोली, अंडरस्को, युग, बात समझने की कोशिश करो, अगर वहाँ मिस्टर ऑलराउंडर होते तो ये सब होता ही नहीं। युग ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, वही तो शिवाय की छुई मुई, इसीलिए तो मैं मामा से गुस्सा नहीं हूँ और उनसे मिलता रहता हूँ। इतना कहकर युग अब 1 मिनट भी वहां नहीं रुका और बुलेट पर आकर बैठ गया और तभी रूही गुस्से में बोली, अंडरस्को, पापा से इतना नाराज है लेकिन उनकी बुलेट चलाना नहीं छोड़ेगा। युग हेलमेट पहनते हुआ रुक गया और फिर से एक किला मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को, पापा से नाराज हूँ, बुलेट से नहीं। इतना कहकर युगवीर वहां से हवा की तरह अपनी बुलेट लेकर चला गया और रूही युगवीर को जाते हुए देख रही थी। रूही ने अगले ही पल पैर पटक कर कहा, अंडरस्को, मैं पागल हो जाऊंगी, इन दोनों बाप बेटा के बीच पीस कर रह गई हूँ, ये अपने पापा से नहीं मिलता, इसके पापा उन्हें तो जैसे इसकी फिक्र ही नहीं है। दूसरी तरफ कृष अपने अपार्टमेंट में वापस आया, उसके हाथ में कुछ बाइग्स थे, उस बाइग्स में सरगम और मीरा के लिए जरूरी सामान था। आखिर कृष के अंदर अपने पापा के गुण थे और इसलिए वो भी मीरा और सरगम का एक जेंटलमैन की तरह ध्यान रख रहा था।
कृष अपने अपार्टमेंट के गेट की बेल बजा रहा था, लेकिन अभी तक दोनों बहनों में से किसी ने भी गेट नहीं खोला। कृष ने एक बार फिर बेल बजाए और इस बार मीरा ने गेट खोला। कृष्ण ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा तो हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को अच्छा जी, छुटकी ने मेरे ही कपड़े पहन लिए। मीरा ने खुद को देखा तो उसने एक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था जो शायद कृष का था, और वो लोअर टी शर्ट में बहुत प्यारी लग रही थी। कृष ने कहा, अंडस्को अंदर आ जाओ। मीरा डरते हुए थोड़ा सा पीछे हट गई और कृष अंदर आ गया। कृष सिटिंग एरिया के सोफे पर बैठ गया और उसने अपने बैग्स टेबल पर रख दिए, और तभी सरगम बोली, अंडस्को मीरा कौन है? लेकिन मीरा तो चुपचाप सहमी हुई सी खड़ी हुई थी, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतने में सरगम ने कमरे से फिर पूछा, अंडस्को मीरा कौन है? और तभी कृष बोला, अंडस्को नीली आंखों वाला राक्षस। इतना कहकर कृष ने मीरा की तरफ देखा जो चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़ी हुई थी। कृष की नज़र इस वक्त मीरा पर ही टिक गई। कृष की लोअर टी शर्ट मीरा के बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी मीरा उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। वो भी अभी शायद नहाकर आई थी, इसलिए उसके गीले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। और यही लाइन मैंने आज राउडी में भी लिखी है। तभी सरगम कमरे से बाहर आई। सरगम ने भी कृष के ही कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों के पास कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्होंने कृष के ही कपड़े पहन लिए। कृष ने दोनों बहनों को देखकर कहा, अंडस्को क्या बात है, मेरे कपड़ों पर कब्जा? सरगम मीठी सी आवाज में बोली, अंडस्को सर हमारे पास कपड़े नहीं है, आप ये बात जानते हैं। कृष ने टेबल की तरफ इशारा किया जहां बहुत सारे पैकेट रखे हुए थे। कृष बोला, अंडस्को मैं अपने हिसाब से तुम दोनों बहनों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ, तो तुम ये कपड़े पहन लेना, और हाँ मेरा लोअर टी शर्ट धोकर वापस वही रखना जहां से निकाला है। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी, और तभी कृष ने जानबूझकर मीरा को देखा और बोला, अंडस्को ये छुटकी तुझे भी कह रहा हूँ, मेरा लोअर टी शर्ट धोकर वापस रखना। मीरा ने तो एक नज़र भी कृष की तरफ नहीं देखा और गर्दन झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी, और फिर धीरे धीरे खिसकती खिसकती सरगम के पीछे जाकर छुप गई। कृष खड़ा हुआ और सरगम से बोला, अंडस्को इसमें खाना भी है, दोनों बहनें कुछ खा लेना, और किचन में सारा सामान है, बनाकर खाना है तो बनाकर खा लेना, खाना बनाना आता है। दोनों बहनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। कृष बोला, अंडस्को ठीक है छुटकी, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। कृष के अंदर ये आदत अपने पापा के अंदर से आई थी। कृष भी चाय का पक्के वाला फैन था, और इसलिए उसने सबसे पहले मीरा को चाय बनाने के लिए कहा। मीरा ने सरगम की तरफ देखा तो सरगम बोली, अंडस्को मैं बनाकर लाती हूँ। कृष ने कहा, अंडस्को नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहाँ बैठो। और फिर उसने मीरा को देखकर कहा, अंडस्को ए छुटकी सुना नहीं, जाओ चाय बनाकर लाओ, या तुम्हें चाय बनाने नहीं आती? मीरा ने सिर झुकाकर धीरे से बोला, अंडस्को आती है। कृष बोला, अंडस्को तो जाओ बनाकर लाओ। युगवीर क्यों नाराज है? मीरा कब तक कृष से डरेगी? 372 कल रात किसी लड़की के साथ था। कृष ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा चुपचाप गर्दन झुकाकर किचन की ओर चली गई। कृष ने फिर सरगम को देखकर अपने पास आने का इशारा किया। सरगम थोड़ा सा कृष के पास गई तो कृष बोला, अंडस्को चलो बैठो। सरगम और कृष दोनों ही सोफे पर बैठ गए। कृष सरगम को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, अंडस्को जॉब करनी है? सरगम की आंखों में चमक आ गई। सरगम बोली, अंडस्को हाँ करनी है, लेकिन मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और ग्रेजुएशन भी प्राइवेट की है। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल एजुकेशन नहीं ली, आप समझ रहे हैं ना? वैसे आप मुझे किसी मेड की जॉब दिलाएंगे तो मैं वो भी कर लूँगी। कृष बोला, अंडस्को तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं तुम्हें इस लग्जरी फ्लैट में लाने के बाद तुम्हें मेड की जॉब करवाऊंगा? सरगम तो हैरानी से कृष को देख रही थी। सरगम बोली, अंडस्को मैं कुछ समझी नहीं। कृष ने कहा, अंडस्को देखो ग्रेजुएशन कर ली ना काफ़ी है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा, तुम धीरे धीरे काम करना सीख जाना।
सरगम थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ बोली, अंडरस्को मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आती। ये सुनकर कृष ने कहा, अंडरस्को तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, वो तो बस एक लैंग्वेज है और नहीं आती तो तुम सीख लो, धीरे धीरे साइड बाय साइड ये लैंग्वेज भी सीख लो और मेरे ऑफिस में काम करना भी सीख लो, फिर तुम अपनी छुटकी को कॉलेज भी भेज सकती हो, इस अपार्टमेंट का रेंट भी दे सकती हो। सरगम ने कृष की तरफ देखकर फिर कहा, अंडरस्को आप हमारे ऊपर इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? कृष बोला, अंडरस्को क्योंकि मैं अपने पापा पर गया हूँ। अचानक ही कृष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, अंडरस्को देखो कोई एहसान नहीं कर रहा, बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प में और एहसान में फ़र्क होता है, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं लेनी तो मत लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सरगम बोली, अंडरस्को हाँ लेनी है, बिल्कुल लेनी है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृष ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो और जितनी जल्दी हो सके रघुवंशी इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू देने जाओ, मैं तुम्हें किसी का नंबर दूंगा, तुम जाकर डायरेक्ट उसी से मिल लेना, वो तुम्हें जॉब पर रख लेगा। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी कृष फिर से एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को छुटकी चाय बनी की नहीं। और तभी मीरा अपने हाथों में एक ट्रे लेकर हॉल में आए। मीरा ने वो ट्रे कृष के सामने रख दी और जल्दी से जाकर सरगम के पास खड़ी हो गई। सरगम ने मीरा को अपने पास बैठा लिया। मीरा ने अब भी कृष को नहीं देखा और मीरा जितना कृष से डरती थी, कृष को उतना ही मजा आता था। ऐसा लगता था जैसे कि कृष जानबूझकर मीरा को डरा रहा है। कृष ने चाय का कप उठाया और उसमें से एक सीप ली। कृष को चाय बहुत टेस्टी लगी। कृष ने एक बार मीरा को देखा तो मीरा ने तो डर के मारे फिर से अपनी गर्दन झुका ली। उसे लगा शायद ठीक नहीं बनी और इसीलिए कृष उसे गुस्से में देख रहा है। मीरा कृष से इतना डरती थी कि उसे कृष की शरारत नजर ही नहीं आती थी और कृष भी ये समझ रहा था कि उस रात उसने कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से मीरा इतना डरती है। कृष ने चाय पी फिर सरगम की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हारी छुटकी ने तो चाय बहुत टेस्टी बनाई है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट मीरा की खूबसूरती को दुगना कर रही थी। चाय पीने के बाद कृष खड़ा हुआ और बोला, अंडरस्को तो ठीक है, कल तुम रघुवंशी इंडस्ट्रीज आ जाना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और कृष ने एक नज़र मीरा को देखा और बोला, अंडरस्को बाय छुटकी। मीरा ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी क्योंकि कृष ने उसकी चाय की तारीफ की थी। कृष वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन रात का वक्त। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल की मैनन चेयर पर बैठा हुआ था। उसके एक साइड शिवाय और एक साइड दिव्यांश बैठे हुए थे और तभी राजवीर मेंशन में एंटर हुआ। राजवीर को देखकर हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को आज इतना लेट? राजवीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को चाचू एक होटल की डील के सिलसिले में मीटिंग थी, बस इसलिए लेट हो गया। मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में डिनर करते हैं। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। रघुवंशी खानदान की बहुएं बार बार गेट की तरफ देखती क्योंकि आज देव ने घर आने के लिए कहा था लेकिन देव अब तक नहीं आया। दिव्यांश दृष्टि की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को अब जब तक तुम्हारा लाडला नहीं आएगा तब तक क्या हमें भी खाना नहीं दोगी? दृष्टि थोड़ी सी भावुक होकर बोली, अंडरस्को दिव्यांश आप समझते क्यों नहीं, हमारा बच्चा बीमार है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को तुम्हारा बच्चा बीमार है क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं खाता, टाइम से अपनी मेडिसिन नहीं लेता, इसीलिए वो बीमार है। इतनी मुश्किल से वो ठीक हुआ था लेकिन फिर से वैसा ही हो गया। दृष्टि बोली, अंडरस्को यही तो बात है, तुम कभी मेरे बच्चे को समझ ही नहीं पाए, इसलिए वो घर में नहीं रहता, कभी होटल में, कभी फार्म हाउस में, कभी अपनी पर्सनल फ्लैट में वही रहता है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को दृष्टि एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा बेटा अपनी बीमारी की आड़ में कुछ गलत कर रहा है तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। वो यहाँ नहीं रहता, मैं समझ सकता हूँ, जवान लड़का है, नहीं टाइम स्पेंड करना उसे फैमिली में,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से दूर रहकर हमारे घर के नियम कानून को तोड़ता रहे। अगर मुझे पता चला कि उसने किसी लड़की की जिंदगी खराब की या वो अयाश हो गया है, तो तुम्हारे सामने हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही हीर ने दृष्टि की बाजू पकड़ ली और दिव्यांश, दृष्टि दोनों को समझाते हुए कहा, अंडस्को, हद हो गई तुम दोनों की। तुम दोनों मिलकर अपने बच्चे को नहीं संभाल रहे, बस आपस में लड़ने लगते हो। क्या गलत कहा दृष्टि ने? बच्चा तो हमारा बीमार है ना। दिव्यांश बोला, अंडस्को, चाची बच्चा बीमार है क्योंकि घर में नहीं रहता। बच्चा बीमार है क्योंकि अपनी प्रॉब्लम हम सबके साथ शेयर नहीं करता। उसके दिमाग में जो स्ट्रेस है ना, वो उसका खुद का लिया हुआ है। दिव्यांश इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, बस बहुत हुआ। कितनी देर से तुम सबको बहस करते हुए देख रहा हूँ। जब से बच्चे बड़े हुए हैं, इस घर में एक बार भी सबको साथ में खाना खाते हुए नहीं देखा। सुबह हो शाम हो बस लड़ने लगते हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम सब ने अपने बच्चों की परवरिश की कैसे हैं। तुम सब से अपना एक एक बेटा संभाले नहीं संभल रहा। तभी राजवीर पीछे से आया और उसने हर्षवर्धन के कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को, चाचू शांत हो जाए, चाचू प्लीज शांत हो जाए। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, कैसे शांत हो जाऊं? तूने ही कौन सा अपने बच्चे को संभाल कर रखा है? तूने भी बिना सोचे समझे सबके सामने उसे चांटा मार दिया और अब वो रघुवंशी मैंशन की तरफ पलटकर नहीं देखता। राजवीर भी गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया, शिवाय कुछ बोलने को हुआ। तभी हर्षवर्धन ने शिवाय को उंगली दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडस्को, तू क्या समझाएगा? तेरा बेटा तो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। उसके तो सिर पर 24 घंटे गुस्सा सवार रहता है। सही कहती थी आर्या, सही टाइम पर अभिमान को 2-4 चांटे मारे होते तो अभिमान ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लाड प्यार की वजह से वो लड़का बिगड़ गया। अब वो हमें ही आंखें दिखाता है। आर्या का दिल भर आया। आर्या बोली, अंडस्को, चाचू आंखें नहीं दिखाता, बल्कि शक्ल भी कभी कभी दिखाता है। इस घर में इतने बच्चे हैं, लेकिन देखो साथ में कोई भी नहीं। आज युग मिला था, उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ नाराजगी भी थी, लेकिन राजवीर भैया उससे माफी नहीं मांगेंगे। ये सुनते ही राजवीर ने हल्के गुस्से में आर्या को देखकर कहा, अंडस्को, बच्चा तुम क्या चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगूं? वो मेरा बाप है या मैं उसका बाप हूँ? अगर मैंने उसे एक थप्पड़ मार ही दिया तो क्या घर से चला जाएगा? और चला जाएगा तो चला जाए। अगर तुम सब ये सोचती हो कि मैं युगवीर के हाथ जोड़कर उसे मना कर लाऊंगा, तो भूल जाओ, मैं युग को मना कर नहीं लाऊंगा। बाप हूँ मैं उसका, समझे? आर्या ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय बोला, अंडस्को, मुझे क्या देख रही हो? मैं तो खुद अपने बेटे को नहीं संभाल पाया। और वैसे भी सही तो कह रहा है राजवीर, एक थप्पड़ ही तो मारा था, लेकिन उसने तो हद ही कर दी। घर ही छोड़कर चला गया। तुम भूल गई कि हम चाचू से कितना पिटते थे, लेकिन कभी घर छोड़कर नहीं गए। और वो है कि बस एक थप्पड़ लगते ही घर छोड़कर चला गया। आजकल के बच्चों का तो भगवान ही मालिक है। तभी रघुवंशी मैंशन में देव की एंट्री हुई। देव ने डाइनिंग एरिया की तरफ देखा तो आज फिर रघुवंशी फैमिली के सीनियर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। देव खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, जब भी मैं इस घर में आता हूँ, ये लोग लड़ते हुए ही मिलते हैं और फिर कहते हैं कि घर के जूनियर घर में नहीं आते। अरे घर में आते ही तो मुझे क्लेश देखने को मिल जाता है। देव 2 कदम आगे आया और बोला, अंडस्को, माँ। देव की आवाज सुनकर दृष्टि ने देव को देखा। देव को देखकर दृष्टि के चेहरे पर तसल्ली आ गई। दृष्टि 2 कदम आगे बढ़ी और तभी दिव्यांश चिल्लाया, अंडस्को, शिकंजी जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। खबरदार, तुम अगर इस लड़के के पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दृष्टि ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश बोला, अंडस्को, मैं सच कह रहा हूँ। दृष्टि, अगर चाहती हो कि तुम्हें मुझमें और देव में से किसी एक को ना चुनना पड़े, तो जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। पहले मैं इससे सवाल करूँगा और ये मेरे सवालों का जवाब देगा, उसके बाद ही ये घर में आ सकता है। देव दिव्यांश को देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपने पापा के गुस्से को देखकर देव के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया।
दिव्यांश अपने बाजू फोल्ड करता हुआ देव के करीब जाने लगा और तभी शिवाय बोला, अंडरस्को, अब एक को थप्पड़ मारा था, वो अभी तक नहीं आया, इसे कुछ करेगा तो ये भी चला जाएगा, गुस्से पर कंट्रोल कर। दिव्यांश ने पलटकर शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, तू ये सलाह अभिमान को जाकर दे, मुझे नहीं। सही कहता है राजवीर, हम इनके बाप हैं, ये हमारे बाप नहीं, लेकिन ये तो हमारे दादा बनने की कोशिश करते हैं। इन्हें कुछ मत कहो, इनसे सवाल मत पूछो, इन्हें थप्पड़ मत मारो, वरना ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मेरे सवालों का जवाब तो इसे देना ही पड़ेगा। इतना कहकर दिव्यांश ने फिर से देव को देखा और अगले ही पल देव का कॉलर पड़कर गुस्से में कहा, अंडरस्को, कल रात किसी लड़की के साथ था। देव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में सरगम आ गई। देव को समझते देर नहीं लगी कि उसके पापा सरगम के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देव कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, झूठ नहीं सुनूंगा। देव, हमारे खानदान में सब लड़कियों की इज्जत करते हैं, अपनी सो कॉल्ड जरूरत पूरी करने के लिए किसी की जिंदगी खराब नहीं करते। अब बताओ मुझे, कल तुमने अपने मैनेजर को लड़की का इंतजाम करने के लिए क्यों कहा था? शर्म नहीं आती तुम्हें? रघुवंशी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती? देव थोड़ा सा एटीट्यूड में बोला, अंडरस्को, मैं परेशान था, लेकिन मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उसे सेफली उसके घर छोड़ दिया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, मैं कैसे मान लूं कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया? और तभी दृष्टि उसके पास आने को हुई तो दिव्यांश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, अंडरस्को, कितनी बार कहा है तुम्हें, बाप बेटे के बीच में मत आया करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा देव बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जो इसने खुद पाली है। दिव्यांश ने फिर देव को देखकर कहा, अंडरस्को, हाँ तो बताओगे? मैं कैसे मान लूं कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया? देव बोला, अंडरस्को, मैं प्रूफ देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन जब आपको पता चल ही गया कि कल मैं किसी लड़की के साथ कुछ करने वाला था, तो ये भी पता लगा लीजिए कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले दृष्टि बोली, अंडरस्को, बस कर दो। अगर वो बोल रहा है कि उसने किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया, तो क्यों मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने पर तुले हुए हो? अरे कम से कम हमारी परवरिश पर यकीन तो कीजिए कि हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या जवाब देगा देव अपने पापा को? थप्पड़। दिव्यांश दृष्टि को देखकर बोला, अंडरस्को, तो मान लेता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उस लड़की को बुलाया क्यों? अगर इसके जिस्म में इतनी आग लगी है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करने पर तुला हुआ है? दृष्टि भी अब गुस्से में दिव्यांश को देख रही थी। दृष्टि बोली, अंडरस्को, आप ये कहना चाहते हैं ना कि हमारा देव बिगड़ गया? दिव्यांश बोला, अंडरस्को, हाँ बिगड़ गया, यही कहना चाहता हूँ। सुना तुमने? दृष्टि बोली, अंडरस्को, तो ये भी सुन लीजिए कि ये बिल्कुल आप पर गया है। ये सुनते ही दिव्यांश के हाथ देव के कॉलर से ढीले हो गए। वो हैरानी से दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि बोली, अंडरस्को, मुझे लगता है आपको इशारा ही काफी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया था। आपने किया तो ठीक, मेरा बेटा कर रहा है तो गलत। तब नहीं सोचा कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं, कल को आपकी औलाद किसी के साथ करेगी। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, दृष्टि, मुझे इस बात का पछतावा था और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागा था और तुम्हें इस रघुवंशी खानदान की बहू बनाया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो गलती की वो मेरा बेटा भी दोहराए। दृष्टि बोली, अंडरस्को, लेकिन वो कह रहा है ना कि उसने लड़की के साथ कुछ नहीं किया, तो क्या आपको अपनी परवरिश पर थोड़ा भी भरोसा नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे जैसे भी हो लेकिन किसी की जिंदगी खराब नहीं करेंगे? लेकिन आप तो राशन पानी लेकर चढ़ जाते हो बच्चों के ऊपर। एक बार नहीं सोचते कि अगर वो नाराज है तो उन्हें अपने पास बैठाकर उनकी नाराजगी दूर कर ली जाए। शिवाय बोला, अंडरस्को, भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन बच्चे हमारे पास बैठे तो बैठते ही नहीं है। ना उन्हें डर लगता है, ना उन्हें शर्म आती है। एक हम थे कि कुछ भी गलत करने से पहले कमर कस लेते थे,
कि चाचू से पिटाई होगी, लेकिन देखो यहाँ तो जरा सा किसी को थप्पड़ क्या मार दिया, घर छोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। तभी देव सबको देखकर बोला, अंडस्को, इसीलिए मैं इस घर में नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, आप लोग बहस करते हुए थकते नहीं है। फिर उसने अपने पापा को देखकर कहा, अंडस्को, पापा, अगर मैं किसी लड़की के साथ रात भर था भी तो ये मेरी चॉइस है। ये सुनते ही दिव्यांश ने खींचकर एक थप्पड़ देव के गाल पर जड़ दिया और देव का गाल साइड हो गया और अगले ही पल दृष्टि ने भी देव के कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, क्या कहा तूने? अगर तू किसी लड़की के साथ रात भर होगा तो ये तेरी चॉइस है। किसी लड़की की जिंदगी खराब करना तुझे चॉइस लगती है? मैं यहाँ तेरे लिए तेरे पापा से लड़ रही हूँ और तू मुझे ये बता रहा है कि तू कितना गंदा सोचता है। दृष्टि की आंखों से आंसू आने लगे। वो तो दिव्यांश को इसलिए समझा रही थी ताकि घर में क्लेश ना हो, लेकिन देव के ऐसे बोलने से दृष्टि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। आखिर दृष्टि ने वो सब कुछ झेला था जो शायद एक लड़की कभी न झेलना चाहती हो, और दृष्टि नहीं चाहती थी कि देव अपने पापा के नक्शे कदम पर चलकर किसी की लड़की की जिंदगी खराब कर दें। देव हैरानी से अपनी मां को देखा तो दृष्टि ने देव की बाजू पकड़कर उसे घर से बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, अंडस्को, निकल यहाँ से, जा यहाँ से। मैं मान लूंगी मेरा कोई बेटा ही नहीं था, जा यहाँ से। तू जानता भी नहीं है मैंने तुझे कैसे पैदा किया। मैंने तुझे पैदा करने के लिए सबसे लड़ाई की, भाई से झूठ बोले, तेरे पापा से झूठ बोला, तुझे अकेले पालने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ये नहीं पता था कि जिसे मैं अपनी दुनिया समझ रही हूँ वो लड़का बड़ा होकर मुझे अपनी चॉइस बताएगा, वो भी इतनी घटिया चॉइस। जा यहाँ से, युगवीर भी नहीं आता, तू भी मत आना, वो तो पहले से ही नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है किसी को भी यहाँ आने की। इतना कहकर दृष्टि ने गुस्से में देव को घर के बाहर खड़ा कर दिया और अपने आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। हर्षवर्धन ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? हीर ने देव को देखकर कहा, अंडस्को, देव वापस आओ। देव ने ना में गर्दन हिला दी। हीर ने फिर कहा, अंडस्को, देव तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी माँ है, तुम्हें एक चांटा मार देगी तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे, वापस आओ। देव ने ना में गर्दन हिला दी। हीर ने फिर कहा, अंडस्को, देव वापस आओ, अपनी माँ से माफ़ी मांगो, तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुनिया में लाने के लिए कितना कुछ सहा है, जाओ अपनी माँ से माफ़ी मांगो। लेकिन देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, बड़ी माँ, मैं इस घर में नहीं आऊँगा, आप लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं, युग और अभिमान इस घर में रहे, जब देखो अपने डिसीजन हम पर थोपते रहते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था मैंने, आजकल सब ये सब करते हैं। ये सुनते ही शिवाय चिल्लाया, अंडस्को, बहुत हुआ देव, सब करते होंगे लेकिन रघुवंशी फैमिली में ये सब कोई नहीं करता, समझा? हमारा एक स्टेटस है, इज्जत है, सारा शहर जानता है कि रघुवंशी फैमिली लड़कियों की कितनी इज्जत करती है, और तुम हो कि कल रात किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने वाले थे। कुछ तो शर्म करो, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोक रहे हैं तो तुम्हें उल्टा गुस्सा आ रहा है। मुझे तो लगता था मेरा ही अभिमान ऐसा है जो मेरा खून पीता है, लेकिन तुम सब बच्चों ने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम सब भी हमारा खून पियोगे। देव बोला, अंडस्को, हाँ तो ठीक है ना, नहीं पीता आप लोगों का खून, चला जाता हूँ यहाँ से। वैसे भी आप लोगों को मुझसे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बीमार रहूं, खुश रहूं, ना रहूं, मर भी जाऊंगा तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही सब हैरानी से देव को देखने लगे। वो देव जो सबकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ था, वो अब सबको बातें बनाने लगा था, मरने जीने की बातें करने लगा था। ऐसा क्या हो गया उसकी जिंदगी में जो वो ऐसा हो गया? और अगर हुआ भी है तो वो घर में किसी को बताता क्यों नहीं? लेकिन देव ने भी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई और सबसे दूरी बना ली। देव गुस्से में वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, अंडस्को, पड़ गई तसल्ली, आ गया तुम सबके दिल को सुकून। तुम लोगों को कह रहा हूँ बच्चों को संभाल लो, लेकिन तुम लोग अपने गुस्से के सामने किसी के नहीं सुनते। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस्को, दिव्यांश, तुझे उससे कुछ पूछना था तो तू आराम से भी पूछ सकता था ना,
क्या जरूरत थी उस पर चिल्लाने की, गुस्सा करने की? आराम से भी बातें हो सकती हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो कसम खा रखी है कि तुम लोग आराम से बातें नहीं करोगे। ये सुनते ही शिवाय चिल्लाया, अंडस्को, चाचू दिव्यांश को क्यों कह रहे हो? क्या गलत किया दिव्यांश ने? बच्चे गलती करेंगे तो क्या हमारा हक भी नहीं कि उन्हें रोक ले? चलिए आप ही बता दीजिए, अगर उसने किसी लड़की को होटल के रूम में बुलाया था तो उसके साथ कुछ नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा, और अगर नहीं करना था तो किसी लड़की को अपने रूम में क्यों बुलाया? हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, हो सकता है उसका मन बदल गया हो, जरूरी तो नहीं कि लड़की बुलाने का मतलब वही है कि उसने कुछ गलत किया हो। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस्को, अभी तो कहा भाभी ने आप पर गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना किया हो। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या बोली, अंडस्को, शिवाय एक बात बताए, अगर कल को अभिमान ने ऐसा कुछ किया तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी जीजू की तरह उस पर चिल्लाएंगे, चीखेंगे? क्या उससे पूछेंगे कि उसने ये सब क्यों किया? शिवाय आर्या की आंखों में देखकर बोला, अंडस्को, मैं मानता हूँ अभिमान को बिगाड़ने में मेरा पूरा हाथ है। वो जब जब गुस्सा करता था मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी हर नादानी पर हंस देता था। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अभिमान ने किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उस लड़की से अभिमान की शादी करवा दूंगा, और अगर नहीं करवा पाया तो अभिमान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। ये तो लगभग रोज का हो गया था। बच्चे घर आते नहीं थे और घर के सीनियर से ही आपस में बहस करते रहते थे। आज देव भी वापस चला गया। हर्षवर्धन चेयर पर बैठ गया। हीर ने हर्षवर्धन की कमर को रब करते हुए कहा, अंडस्को, पीहू के डैडी प्लीज शांत हो जाइए। और तभी हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, तुम्हारा क्रिश कहाँ है? हीर शांत हो गई। हीर को भी नहीं पता था कि क्रिश कहाँ है। बेशक क्रिश अपने घर में फैमिली की नज़रों में बहुत शरीफ था, लेकिन असल में वो शरीफ नहीं था, थोड़ा शरारती था। घर वो भी नहीं आता था, लेकिन उसके बहाने इतने उम्दा होते थे कि सबको उसकी बात सही लगती थी। हर्षवर्धन ने फिर कहा, अंडस्को, ओ जी तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ क्रिश कहाँ है? हीर बोली, अंडस्को, पता नहीं। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, फोन करो उसे। हीर ने हर्षवर्धन के कहने पर क्रिश को कॉल किया। क्रिश इस वक्त पब में बैठा हुआ चिल कर रहा था। उसके हाथ में बियर की बोतल थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन देखा तो मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, अरे माँ, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? 25 साल का हो गया हूँ मैं, लेकिन अब भी 5 साल के बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। क्रिश ने अपना फोन लिया और क्लब के बाहर चला गया। क्लब के बाहर आते हुए पार्किंग एरिया में आया, जहां बहुत शांति थी। क्रिश ने फोन रिसीव किया और बोला, अंडस्को, हाँ माँ, क्या हुआ? और तभी हर्षवर्धन ने फोन स्पीकर पर डालकर कहा, अंडस्को, कहाँ है तू क्रिश? क्रिश ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडस्को, पापा, मैं किसी काम से बाहर आया हुआ था। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से कहा, अंडस्को, हाँ वही पूछ रहा हूँ, कौन से काम से बाहर आया है? रात के 9 बजे बज रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो रात के 9 बजे होता है? बाकी 3 घर में नहीं आते, लेकिन घर में तो तू भी नहीं आता। अपने पापा की आवाज़ सुनकर क्रिश ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर जैसे तैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके बोला, अंडस्को, पापा, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उसी के सिलसिले में फार्म हाउस में हूँ, आप कहोगे तो अभी आ जाऊंगा। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही हीर बोली, अंडस्को, नहीं, रहने दे, तू अपना काम कर ले, बस ठीक से खाना खा लेना। हीर की आवाज़ सुनकर क्रिश चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्रिश बोला, अंडस्को, हाँ माँ, मैं खाना खा लूंगा। और तभी हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, क्रिश, तू जितना सीधा बनने की कोशिश करता है ना, मैं जानता हूँ तू उतना सीधा नहीं है। ये जो तूने अपनी इमेज घर की औरतों के सामने बना रखी है ना, ये मैं सब समझता हूँ। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं कि तू कैसा है, और मैं पता लगाने पर आऊँ तो अभी भी पता लगा सकता हूँ कि तू इस वक्त कहाँ है। बेटा, अगर मुझे पता चला ना कि तूने कुछ भी गलत किया है या तेरी संगति भी बिगड़ती जा रही है, तो तुझे मैं बताऊंगा कि तू किसका बेटा है।
कृष ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडरस्को पापा मैं घर आ जाता हूँ, घर आकर बाकी का काम कर लूँगा। तभी आर्या बोली, अंडरस्को नहीं कृष रहने दे, तू कर ले अपना काम, घर के बड़ों की तो आदत खराब हो गई है, सबको यही लगता है कि बच्चों की गलती है। आर्या की आवाज सुनकर कृष के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और कृष बोला, अंडरस्को ठीक है भाभी, मैं रखता हूँ, मुझे सच में काम है। कृष ने फोन कट कर दिया और एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को है भगवान इतना डेंजर बाप है मेरा, खैर छोड़ो अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है। इतना कहकर कृष ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पूरी बोतल खत्म कर दी और फिर से क्लब के अंदर चला गया। दूसरी तरफ एक 3 BHK फ्लैट। सुबह का वक्त, एक लड़की एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहनकर किचन में काम कर रही थी। वो जल्दी जल्दी किसी के लिए नाश्ता बना रही थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। उस लड़की की हाइट करीब 5 फुट 4 इंच होगी। उस लड़की का गोरा रंग, मोटी मोटी आंखें, चेहरे पर हल्का सा पसीना, होठों पर मीठी सी मुस्कुराहट। वो पराठा बना रही थी और तभी वो अपनी कोयल सी आवाज में बोली, अंडरस्को भाई नाश्ता बन गया, आप तैयार हो गए? भाई सुन रहे हो ना, जाते जाते मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर देना और मैंने आपका लंच पैक कर दिया और मेहरबानी करके लंच कर लेना, कल भी लंच ऐसा का ऐसा ही वापस ले आए। अरे कम से कम आप नहीं करते तो अपने किसी दोस्त से कह दिया करो, वो खा लेगा, अन्न का अपमान तो नहीं होगा। अनिरुद्ध और आराध्या। वो लड़की खाना बनाते हुए अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, बदले में उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। लड़की ने खाना बनाया और सीटिंग एरिया में आई और फिर लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए बोली, अंडरस्को सुन रहे हो ना भाई, मैं क्या कह रही हूँ? और तभी कमरे से एक लड़के की आवाज आई, अंडरस्को हाँ आराध्या सुन रहा हूँ। उस लड़के की आवाज सुनकर आराध्या ने हल्के गुस्से में खुद से कहा, अंडरस्को हे भगवान, भाई भी ना कभी टाइम से तैयार नहीं होते। आराध्या उस कमरे में चली गई जिस कमरे में से आवाज आ रही थी और आराध्या ने देखा तो एक 5 फुट 11 इंच हाइट का लड़का, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल के आसपास होगी, हल्का सांवला रंग, मोटी मोटी आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, दिखने में काफी स्मार्ट था। वो लड़का अपनी टाई पहनने की कोशिश कर रहा था। आराध्या आगे आई और उसने उस लड़के की टाई बांधते हुए कहा, अंडरस्को भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को मैं कोशिश करता हूँ लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो लड़की टाई बांधते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा ठीक है, चलो बंध गई टाई, अब खाना खा लो और ऑफिस चलो। वो लड़का बोला, अंडरस्को कौन सा ऑफिस? ये सुनते ही आराध्या ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर कहा, अंडरस्को मतलब आपने फिर से ऑफिस छोड़ दिया। अनिरुद्ध कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया में आ गया और चेयर पर बैठता हुआ बोला, अंडरस्को मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मैं कोई सेल्समैन की जॉब करने के लिए नहीं बना। अरे इंटरव्यू लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का और थमा देते हैं सेल्समैन की जॉब, मुझसे नहीं होगी। आराध्या खाना सर्व करती हुई बोली, अंडरस्को तो भाई क्या करने का इरादा है? ये महीने में चौथी जॉब है जो आपने छोड़ दी। अनिरुद्ध नाश्ता करते हुए बोला, अंडरस्को फिलहाल तो तुम मुझे अपनी स्कूटी से रघुवंशी इंडस्ट्रीज छोड़ दो, वहाँ मैंने अप्लाई किया है, शायद जॉब मिल जाए। मैं छोड़ दूँ मतलब? बल्कि आज आप मुझे कॉलेज छोड़ेंगे अंडरस्को? आराध्या ने हैरानी से पूछा। अनिरुद्ध खाना खाते हुए बोला, अंडरस्को क्योंकि मैंने बाइक बेच दी। क्यों? आराध्या ने और हैरानी से पूछा। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को दे नहीं पता इसलिए बेच दी। आराध्या और ज्यादा हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को अब मुझे ऐसे मत देखो। अनिरुद्ध की बात सुनकर आराध्या हंसते हुए बोली, अंडरस्को भाई आपको थोड़ा भी अजीब नहीं लगेगा? आप मेरी स्कूटी पर बैठकर बाहर जाएंगे, अपने लिए दूसरी बाइक खरीद लो। अनिरुद्ध खाना खाते हुए बोला, अंडरस्को बाइक भी खरीद लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें भेजने के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। एक ऐसी जॉब मिल जाए, मुझे मेरी काबिलियत दिखाने का मौका मिले, बस उसके बाद बाइक भी खरीदूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर
तुम्हारी शादी भी कर दूंगा, फिर मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही आराध्या हल्के गुस्से में बोली, मतलब मैं आपकी टेंशन हूँ। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखकर कहा, ज्यादा दिमाग मत चला, मैं ऐसी बातें सुनकर इमोशनल नहीं होता, जो सच है वो सच है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में एक सुलझा हुआ लड़का आ जाए। आराध्या भी हल्के गुस्से में बोली, और मैं भी चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ जाए जो आपको ठीक कर दे। आराध्या की बात सुनकर अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, भगवान ने ऐसा पदार्थ ही नहीं बनाया जो मुझ जैसे लड़के को झेल ले। मुझे झेलने के लिए तो बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, और दुनिया में ऐसी लड़कियां हैं नहीं, भगवान ने ऐसी लड़कियां बनाना छोड़ दिया। आराध्या बोली, मैं भी ऐसी बातें सुनकर इमोशनल नहीं होती, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि कोई ना कोई तो होगी जो आपको संभाल लेगी। अनिरुद्ध बोला, लगता है हम दोनों कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हैं, चलो चलते हैं, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है और तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है। दोनों भाई बहन बातें करते हुए अपने अपार्टमेंट के बाहर आ गए। आराध्या अपनी स्कूटी लेकर आई। आराध्या ने देखा तो उसकी स्कूटी पर हल्का सा दाग लगा हुआ था। आराध्या ने अपने बैग में से एक टिश्यू पेपर निकालकर उसे साफ कर दिया। आराध्या ने फिर अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अनिरुद्ध स्कूटी के पीछे बैठता हुआ बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा स्कूटी से प्यार करती हो? आराध्या बोली, हाँ भाई बिल्कुल, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये मुझे आपने गिफ्ट दी है और इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। अनिरुद्ध बोला, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, ये भी 10-15 साल बाद खराब हो जाएगी, उसके बाद तो इसे फेंकना पड़ेगा ना। आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं भाई, आपके इमोशंस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये खराब हो जाएगी तब भी मेरे पास रहेगी। अनिरुद्ध ने हल्का सा आराध्या के सिर पर मारकर कहा, अच्छा ठीक है, अभी इसे स्टार्ट करो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद आराध्या ने स्कूटी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। अनिरुद्ध स्कूटी से उतर गया। आराध्या को देखकर बोला, सीधा कॉलेज जाना और कॉलेज से घर, ठीक है, बीच में कहीं नहीं, और कोई लड़का होगा और तुम्हें अच्छा लगता होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। ये सुनते ही आराध्या आंखें फाड़े अनिरुद्ध को ही देखती रही। अनिरुद्ध बोला, ऐसे मत देख। आराध्या बोली, भाई आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अनिरुद्ध बोला, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, बाप भी हूँ, दोस्त भी हूँ, बहन भी हूँ, इसलिए कहता हूँ मुझसे कुछ मत छुपाया कर, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आराध्या बोली, समझने की क्या जरूरत है, आप तो मुंह फाड़े कुछ भी बोल देते हैं। इतना कहकर आराध्या ने अपनी स्कूटी घुमा ली। जैसे ही वो जाने को हुई, अनिरुद्ध बोला, मेरी बातों पर गौर करना, कोई हो तो बता देना। आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, लड़कों के साथ सेटिंग करने नहीं। इतना कहकर आराध्या हल्के गुस्से में वहां से चली गई और अनिरुद्ध अपनी बहन को जाते हुए देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वो रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। राजावत हाउस। वंशिका हमेशा की तरह राजावत हाउस के मंदिर में पूजा कर रही थी और उसके बिल्कुल पीछे वरदान खड़ा था। शौर्य और सांझ भी उन्हीं के पास थे। चारों ही पूजा कर रहे थे। आरती करने के बाद वंशिका ने सबको आरती दी और सबने ले ली। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वंशिका और वरदान थोड़े से बूढ़े हो गए थे, जबकि शौर्य और सांझ पर तो वक्त का असर हुआ ही नहीं। दोनों आज भी उतने ही अच्छे लगते थे जितने 25 साल पहले लगते थे। सांझ सबको नाश्ता परोस रही थी, बाकी सब नाश्ता कर रहे थे। वरदान हमेशा की तरह अखबार लेकर बैठा हुआ था। वंशिका ने वरदान से अखबार छीनते हुए कहा, राजावत साहब, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब खाना खाते हो तो इसे लेकर बैठ जाते हो। भला ये क्या बात हुई? कितने साल हो गए मुझे आपको ये बात समझाते हुए
कि खाना खाने के वक्त इस अखबार को अपने चेहरे पर मत लगाया करो, लेकिन आप ही की मेरी बात सुनते ही नहीं। वरदान ने पेपर लेकर फोल्ड करके साइड में रख दिया, चुपचाप खाना खाने लगा और ये देखकर सांझ और शौर्य दोनों ही दबी हंसी हंसने लगे। वरदान ने सांझ शौर्य को देखकर कहा, अंडस्को ऐसे क्या देख रहे हो, अब होम मिनिस्टर ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी ना। वैसे भी मेरा होम मिनिस्टर नाराज हो गया तो मेरा बहुत घाटा है, मैं अपने होम मिनिस्टर को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए वो जो कहती है मैं मान लेता हूँ। शौर्य बोला, अंडस्को हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो, होम मिनिस्टर को नाराज नहीं कर सकते। इतना कहकर शौर्य ने सांझ की तरफ देखकर आंख मार दी और सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। शौर्य आज भी वैसा ही था, जैसे पहले सांझ को परेशान करता था, आज भी वैसे ही करता था। थोड़ी देर बाद सांझ भी शौर्य के पास बैठकर नाश्ता करने लगी और तभी वरदान बोला, अंडस्को वो दोनों चाचा भतीजे कहाँ हैं, राजावत हाउस में दर्शन देंगे या नहीं। शौर्य बोला, अंडस्को अरे फूफा जी उनकी तो खेलने कूदने की उम्र है, खेलने दीजिए, उसके बाद तो हमारा बिजनेस ही संभालना है। वरदान बोला, अंडस्को खेलने कूदने की उम्र है, समझता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि हमसे पूछे बिना उनकी गोद में खेलने कूदने वाला आ जाए। ये सुनते ही सांझ और वंशिका दोनों ही हंसने लगी। शौर्य भी हंसता हुआ बोला, अंडस्को अरे फूफा जी परेशान मत होइए, हमारे बच्चे हैं कुछ भी गलत नहीं करेंगे। वरदान ने कहा, अंडस्को कैसे गलत नहीं करेंगे, देखा है ना रघुवंशी परिवार के बच्चे कैसे हो गए, मुझे तो समझ नहीं आता आजकल के बच्चे बड़ों को कुछ समझते क्यों नहीं है। रघुवंशी परिवार के बच्चों को देखो, कौन कहेगा कि उनके परिवार के बच्चे बिगड़ गए, जबकि उनका परिवार तो इतना सुलझा हुआ है। शौर्य बोला, अंडस्को बिगड़ी नहीं है फूफा जी, बस हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन में एक गैप है, कुछ मन मुटाव है जो भरा नहीं है, वरना उनमें से कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं है, आज भी वो सब औरतों की बहुत ही इज्जत करते हैं। वरदान बोला, अंडस्को अच्छा रघुवंशी परिवार के बच्चों की छोड़ो, मैं तो जब भी उन्हें कुछ कहता हूँ तुम उनकी साइड लेना शुरू कर देते हो, अपने बच्चों की बताओ हमारे चाचा भतीजे कहाँ हैं। शौर्य बोला, अंडस्को मालदीव गए हैं, दोनों घूम फिर कर आ जाएंगे। वरदान ने कहा, अंडस्को हाँ आ जाए, लेकिन याद रखना अगर मुझे पता चला कि दोनों ने कुछ भी गड़बड़ की है, कुछ भी गलत किया, तो वो दोनों तो पीटेंगे, तुम भी साथ में पीटोगे। ये सुनते ही सांझ हंसने लगी। सांझ को देखकर शौर्य बोला, अंडस्को तुम क्यों हंस रही हो, फुफू से मैं अकेले थोड़ी पीटूंगा, तुम भी पीटोगी। ये सुनते ही वंशिका ने शौर्य के कमर पर एक मारकर कहा, अंडस्को इसे क्यों मार पड़ेगी, और घर में किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बहू को हाथ भी लगा दे, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। तुम दोनों को जो कहना है जो करना है अपने बच्चों के साथ करो, मेरी बहू को इन सब में मत घसीटो, समझ आया। बड़ा सांझ को भी मार पड़ेगी, सांझ को तो उंगली भी लगाकर देख। जहाँ रघुवंशी परिवार में इतना तनाव था, वही राजावत परिवार में तो अभी खुशियां वैसे की वैसे ही थी, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। वरदान और शौर्य का बेटा दोनों साथ में ही रहते थे, दोनों के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को फ्रेंड समझते थे, दोनों साथ में घूमते थे और दोनों ही राजावत परिवार की जान थे। थोड़ी देर बाद सांझ ने शौर्य को एक उंगली दिखाकर अपने होठों से इशारा किया। शौर्य को समझ नहीं आया। सांझ ने फिर से अपनी इंडेक्स फिंगर अपने होठों पर लगाए और इशारा किया। शौर्य को अभी समझ नहीं आया। सांझ ने फिर से अपनी इंडेक्स फिंगर अपने होठों पर लगाकर इशारा किया। शौर्य को कुछ कुछ समझ आया और उसने बिना सोचे समझे डाइनिंग टेबल पर ही सांझ के होठों पर किस कर लिया, और ये देखते ही सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। वंशिका इधर उधर देखने लगी और वरदान ने तो जल्दी से अपना पेपर उठाकर अपनी आंखों पर रख लिया। सांझ को बहुत शर्म आ रही थी कि शौर्य सबके सामने ऐसा कैसे कर सकता है। सांझ तो जल्दी से उठकर शर्म के मारे अपने कमरे में चली गई। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शौर्य भी चुपचाप उठा। उसने एक बार अपने फूफा और बुआ को देखा और चुपचाप सांझ के पास चला गया। शौर्य जैसे ही कमरे में आया, सांझ ने शौर्य के सीने पर मारना शुरू कर दिया। शौर्य ने सांझ के हाथ पकड़े और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, अंडस्को
पागल तो नहीं हो गई? क्या कर रही हो? तुम ही तो बार बार इशारा कर रही थी। सांझ छोटी आंखों से देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, मैं इशारा कर रही थी कि आपके होठों के पास सब्जी लगी हुई है, ये नहीं कहा था कि अपनी सब्जी मेरे होठों पर लगा दो। ये सुनते ही शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। अब तो शौर्य को भी शर्माने लगी कि उसने सबके सामने क्या कर दिया। फिर शौर्य बोला, अंडरस्को, छोड़ो ना, इतना क्या शर्माना। मैंने कौन सा किसी दूसरे की बीवी को किस किया है, अपनी बीवी को ही तो किया है। सांझ बोली, अंडरस्को, शर्म नाम की चीज तो है नहीं, घर में बुआ है, फूफा जी है, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। शौर्य बोला, अंडरस्को, अरे वो हमसे ज्यादा रोमांटिक है लोग, तुम्हें क्या पता। इतना कहकर शौर्य ने सांझ को गले लगा लिया और सांझ ने भी अपनी बाहें शौर्य की कमर पर लपेट दी। अगले ही पल शौर्य ने सांझ के होठों को कैप्चर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वरदान और वंशिका दोनों ही हंस रहे थे। वरदान बोला, अंडरस्को, शौर्य कभी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं, एक मौका नहीं छोड़ता सांझ को परेशान करने का। वंशिका बोली, अंडरस्को, हाँ, जैसे आप छोड़ देते हैं मौका। इतना कहकर वंशिका उठकर जाने लगी और तभी वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़ ली और अगले ही पल उसकी हथेली पर चुमकर कहा, अंडरस्को, मैं सुधरना भी नहीं चाहता वंशिका। 375 अभिमान की एंट्री और आराध्या की मासूमियत। इतना कहकर वंशिका उठकर जाने लगी और तभी वरदान ने वंशिका की कलाई पकड़ ली और अगले ही पल उसकी हथेली पर चुमकर कहा, अंडरस्को, मैं सुधरना भी नहीं चाहता वंशिका। वरदान की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वरदान और वंशिका का प्यार अभी भी वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। रात का वक्त, आराध्या कोचिंग सेंटर से निकलते हुए खुद में बड़बड़ा जा रही थी, अंडरस्को, यार आज तो लेट हो गई। आराध्या ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चली गई। आराध्या आधे दिन कॉलेज में पढ़ती थी और आधे दिन किसी कोचिंग सेंटर में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। अनिरुद्ध ने कई बार मना किया था, लेकिन आराध्या अनिरुद्ध की बात नहीं मानती थी, बल्कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ये सोचकर आराध्या कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी। लेकिन आज कोचिंग सेंटर में आराध्या को लेट हो गया। आराध्या जा रही थी और तभी उसने देखा कि उसके घर जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक लगा हुआ है। आराध्या ने टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे। आराध्या को अब खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने क्यों कोचिंग सेंटर में लेट कर दिया। वो जानती थी कि अनिरुद्ध उसका अपार्टमेंट के पार्किंग में ही वेट कर रहा होगा। तभी आराध्या का फोन वाइब्रेट हुआ। आराध्या ने फोन देखा तो अनिरुद्ध का फोन था। आराध्या जानती थी कि अगर उसने अनिरुद्ध का फोन उठाया तो अनिरुद्ध उसे बहुत ज्यादा डांटने वाला है, और यही सोचकर आराध्या ने फोन कट किया और एक मैसेज टाइप करते हुए लिख दिया, अंडरस्को, भाई मैं बस आधे घंटे में घर आ जाऊंगी। जबकि आराध्या नहीं जानती थी कि वो ट्रैफिक कब क्लियर होगा, इसलिए आराध्या ने शॉर्टकट मारने का ट्राई किया और उसने अपनी स्कूटी यू टर्न ले ली। आराध्या गूगल मैप को देखती हुई एक अलग ही जगह पर आ गई। वो रोड बिल्कुल सुनसान थी, आसपास जंगल जैसा कुछ था। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगल है या आसपास पार्क बने हुए हैं, लेकिन आराध्या इस वक्त थोड़ा सा घबराहट महसूस कर रही थी। फिर भी उसने स्कूटी नहीं रोकी और उसी सुनसान सड़क पर चलती रही। ऊपर से आराध्या को टेंशन भी थी कि घर जाते ही अनिरुद्ध उसकी क्लास ले लेगा। यही सब सोचते हुए आराध्या जा रही थी और तभी उसने अचानक से अपनी स्कूटी की ब्रेक मारी। उसने सामने का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने 2 स्कॉर्पियो खड़ी थी और उन स्कॉर्पियो के बाहर 6-7 लड़के खड़े हुए थे, जिनके हाथ में बियर की बोतल थी और वो सारे पिए हुए थे। वहाँ कुछ लड़के और भी थे जो बाइक पर थे, उनके हाथ में भी बियर की बोतल थी। वो भी सड़क पर ऐसे खड़े थे जैसे सड़क उनके बाप ने बनवाई हो। कहने का मतलब ये है कि आराध्या को वहां से जाने के लिए थोड़ा भी रास्ता नहीं दिख रहा था। आराध्या ने सबको देखा तो अपना सलाइवा गटक लिया। उसके अंदर बेचैनी होने लगी, घबराहट उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। एक तो पहले ही शायद वो रास्ता भटक गई थी और ऊपर से इतनी अंधेरी रात में उसके सामने ये नजारा था। उस नजारे को कोई भी लड़की देखती तो डर जाती। आराध्या ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9:30 बज चुके थे और उसका फोन अब भी वाइब्रेट कर रहा था। आराध्या का दिल जोरों से धड़क रहा था।
उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को ये कह दे कि आगे से हट जाओ, मुझे जाना है। आराध्या सामने का नजारा देख रही थी और तभी उन लड़कों की नज़र भी आराध्या पर गई। उन लड़कों के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई और आराध्या उसने धीरे से अपनी स्कूटी पैर के सहारे पीछे की, लेकिन जैसे उसने अपनी स्कूटी पीछे की उसकी स्कूटी किसी से टकरा गई। आराध्या ने पीछे पलट कर देखा तो एक लग्जरी कार उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब तो आराध्या के दिल की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई और तभी उस लग्जरी कार ने हॉर्न बजा दिया। आराध्या जैसे तैसे अपनी स्कूटी को साइड ले आई, लेकिन आराध्या साइड खड़ी हो गई। उसे लगा ये लग्जरी गाड़ी जाएगी तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी और उसे उन लड़कों से उलझने की जरूरत भी नहीं होगी। लग्जरी गाड़ी में से हॉर्न बजना शुरू हुआ, लेकिन वो लड़के जो सामने अपनी स्कॉर्पियो लेकर खड़े हुए थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लग्जरी गाड़ी लगातार हॉर्न देती रही, लेकिन उन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये नज़ारा आराध्या सड़क के किनारे पर खड़ी हुई देख रही थी। लग्जरी गाड़ी ने फिर से हॉर्न दिया। इस बार स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठा हुए एक लड़के ने बोतल लग्जरी गाड़ी की तरफ फेंक दी। फिर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, अबे तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतना हॉर्न दे रहा है? निकल यहाँ से, यू टर्न ले चल। लेकिन लग्जरी गाड़ी ने फिर से हॉर्न बजा दिया। अब तो उन लड़कों को गुस्सा आने लगा। उनमें से एक और लड़के ने उस लग्जरी गाड़ी की तरफ बियर की खाली बोतल फेंकते हुए कहा, अंडस्को, अबे सुनाई नहीं देता? हम तो यही खड़े रहेंगे, जो करना है कर ले, निकल यहाँ से, इससे पहले कि तेरी लग्जरी गाड़ी के साथ तुझे उठाकर पटक दे, निकल यहाँ से। आराध्या को तो ये सब देखकर डर लग रहा था, लेकिन फिलहाल तो आराध्या वहां से जैसे भी करके निकलना चाहती थी। तभी आराध्या ने महसूस किया कि उस लग्जरी गाड़ी का गेट खुला। उसमें से एक लड़का जिसकी हाइट करीब 6 फुट की होगी वो निकला। उस लड़के ने ब्लैक कलर का 3 पीस पहना हुआ था। लड़के के हाथ में ब्रांडेड वॉच थी, दूसरे हाथ में मोबाइल। उस लड़के के हल्के ब्राउन हेयर थे। आराध्या ने उस लड़के को देखा तो उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। उस लड़के की मीडियम साइज की आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, गोरा रंग, भूरी आंखें, वो लड़का कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। आराध्या के दिल की धड़कन उस लड़के को देखकर अचानक से बढ़ गई। आराध्या मन ही मन बोली, अंडस्को, ओ तेरी, कोई इतना भी स्मार्ट हो सकता है? भगवान इतने स्मार्ट लड़का बनाता है यार, ये तो हीरो को भी फेल कर रहा है। एक सेकंड के लिए तो आराध्या भूल ही गई कि वो कहाँ खड़ी है। वो तो बस उस लड़के के चेहरे को देखकर उसमें ही खो गई। तभी स्कॉर्पियो के पास खड़ा हुआ एक लड़का, उसने फिर से उस लड़के की तरफ बियर की बोतल फेंकी, लेकिन इस बार उस लड़के ने बियर की बोतल अपने एक हाथ से ही पकड़ ली और उसे सड़क के किनारे फेंक कर कहा, अंडस्को, अपनी स्कॉर्पियो हटाओ, मुझे जाना है। वो लड़के एटीट्यूड में बोले, अंडस्को, अबे हम नहीं हटा रहे, जैसे आया था वैसे ही अपनी गाड़ी लेकर यू टर्न हो जा। तभी एक बाइक वाला लड़का उस कार वाले लड़के को देखकर बोला, अंडस्को, यार वो जो सामने है ना, ये शायद रघुवंशी फैमिली से है। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सुना है कि अपने भाइयों में सबसे ज्यादा गुस्सा इस लड़के को ही आता है। यार मुझे लगता है स्कॉर्पियो हटा लेनी चाहिए, बेकार में पंगा हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। स्कॉर्पियो वाला लड़का बोला, अंडस्को, अबे तू इस लड़के से डर रहा है? हम कितने सारे हैं और ये अकेला? इसने कुछ कहा भी तो इसे यही मारकर दबा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो बाइक वाला लड़का बोला, अंडस्को, तू समझ नहीं रहा, ये शिवाय रघुवंशी का बेटा है। हाँ, क्या नाम है इसका? नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ याद आया, इसका नाम अभिमान रघुवंशी है और सुना है इसे बॉक्सिंग और कराटे दोनों आते हैं। स्कॉर्पियो वाला लड़का बोला, अंडस्को, अरे डर मत, मैं हूं ना। और तभी अभिमान ने फिर कहा, अंडस्को, मैंने कहा ना अपनी ये गाड़ियां आगे से हटाओ, मुझे जाना है। इतने में एक और बियर की बोतल अभिमान की तरफ उछलती हुई आई। अभिमान ने इस बार भी उस बोतल को कैच कर लिया और फिर फेंककर स्कॉर्पियो गाड़ी पर मारा। बोतल सीधा स्कॉर्पियो के बोनट पर जाकर लगी। अब अभिमान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी घड़ी उतारी और अपना फोन दोनों लेकर आराध्या के पास आया और अकड़कर बोला, अंडस्को, ए छोटी गिलहरी, इन्हें पकड़ो, मैं इन्हें पीट कर आता हूँ, लेकिन ठीक से पकड़ना, अगर इनमें से कुछ भी टूटा
तो तुम और तुम्हारी ये स्कूटी दोनों भी बिक जाओगे, तब भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी, समझी। ये सुनकर आराध्या को अभिमान पर गुस्सा आ गया। अभिमान ने कहा, अंडरस्को, तुम्हारे इस गुस्से से डरता नहीं हूँ, समझी। आराध्या ने छोटी आंखें करके अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, अंडरस्को, मैं अभिमान रघुवंशी। ये सुनते ही आराध्या की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। आराध्या और अनिरुद्ध दोनों ही कभी कभी रघुवंशी मेंशन चले जाते थे, किसी पार्टी में या बर्थडे पर। हर्षवर्धन और शिवाय दोनों भाई बहन को इनवाइट करते थे, लेकिन आराध्या वहां किसी को नहीं जानती थी। दोनों भाई बहन जाते थे, खाना खाते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन अभिमान आराध्या और अनिरुद्ध दोनों को अच्छे से जानता था। अभिमान उन लड़कों के सामने चला गया और आराध्या उसे जाते हुए देख रही थी, और आराध्या के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई फाइट शुरू हो जाए, लेकिन अभिमान मानने वालों में से नहीं था। अभिमान उन लड़कों के सामने गया और उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और एक लड़के के मुंह पर जड़ दिया। वो लड़का अगले ही पल जमीन पर पड़ा हुआ था। अभिमान को मारने के लिए दो लड़के आगे आए और अभिमान ने अपनी कराटे स्किल इस्तेमाल करते हुए उन दोनों लड़कों को भी चित कर दिया। अभिमान ने एक लड़के को उठाया और उसी की स्कॉर्पियो पर पटक दिया। जो लड़के बाइक पर थे वो तो वहां से भाग गए, क्योंकि अभिमान को देखकर डर गए थे। देखते ही देखते अभिमान ने उन सारे लड़कों को पीटकर जमीन पर गिरा दिया था। अभिमान ने सबको देखा और सिर्फ उंगली दिखाई, कुछ बोला नहीं, और ये सब आराध्या आंखें फाड़े देख रही थी। अभिमान वापस से आराध्या के पास आया और उसने अपना हाथ फैलाकर कहा, अंडरस्को, छोटी गिलहरी, मेरा सामान दो। आराध्या ने जल्दी से अभिमान के हाथ में उसका मोबाइल और घड़ी थमा दिया। अभिमान ने घड़ी पहनी, मोबाइल जेब में रखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अभिमान ने गाड़ी का गेट खोला और फिर उन लड़कों को देखकर कहा, अंडरस्को, 30 सेकंड के अंदर रास्ता साफ हो जाना चाहिए, वरना मेरी गाड़ी के नीचे जो आता है वो सीधा यमराज के पास मिलता है। वो लड़के बड़े दर्द में थे, लेकिन जैसे तैसे उठकर अपनी स्कॉर्पियो में बैठ गए और थोड़ी देर में अपनी स्कॉर्पियो सड़क के किनारे लगा दी। अभिमान अपनी गाड़ी में बैठा, उसने एक नज़र आराध्या को देखा और आराध्या ने अपनी नज़र इधर उधर कर ली। अभिमान वहां से चला गया। अभिमान के जाते ही आराध्या ने भी देरी नहीं की और वो भी अपनी स्कूटी लेकर उसके पीछे पीछे चली गई। आराध्या अपनी स्कूटी लेकर 4 किलोमीटर ही गई थी कि उसने देखा अभिमान अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा है। शायद अभिमान की गाड़ी खराब हो चुकी थी। आराध्या ने स्कूटी रोक दी और अभिमान को देखने लगी। अभिमान कंटिन्यू अपने फोन में बिजी था। आराध्या धीरे से बोली, अंडरस्को, आपको कहीं छोड़ दूं? ये सुनते ही अभिमान ने आराध्या को देखा। अभिमान ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, निकलो यहाँ से। अभिमान का ऐसा बोलना आराध्या को अच्छा नहीं लगा। वो वहां से जाने लगी, लेकिन फिर उसने इंसानियत के नाते फिर कहा, अंडरस्को, देखिए मिस्टर रघुवंशी, यहाँ आसपास कोई नहीं है। क्या पता इस रोड पर कितना पैदल चलना पड़े, मैं आपको छोड़ दूंगी, चलिए। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे छोड़ दो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खटारा पे बैठकर यहाँ से जाऊंगा? ये खटारा तुम्हें तुम्हारे भाई ने दी है ना अनिरुद्ध ने? जैसा खुद है वैसे ही स्कूटी गिफ्ट की है, बेकार घटिया। जब तक अभिमान आराध्या को कुछ कह रहा था, आराध्या सुन रही थी, लेकिन अब आराध्या को गुस्सा आ गया, क्योंकि अभिमान ने सीधा सीधा उसके भाई पर अटैक किया था। आराध्या गुस्से में बोली, अंडरस्को, निहायती बदतमीज, बिगड़ा हुआ और घटिया इंसान हो तुम। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करने की बात कर रही हूँ, ऊपर से तुम अपना ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। खड़े रहो यही, पूरी रात यहीं रहो, तुम यही डिजर्व करते हो। इतना कहकर आराध्या ने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी स्कूटी आगे नहीं बढ़ रही थी। आराध्या ने हल्का सा घूम कर देखा तो अभिमान ने बहुत गुस्से में उसकी स्कूटी को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उसकी स्कूटी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अभिमान ने आराध्या को देखकर दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना, कौन हूं मैं? आराध्या अभिमान के गुस्से से डर गई। उसने गुस्से में अभिमान को बोल तो दिया, लेकिन अभिमान का गुस्सा आराध्या को डरा रहा था। आराध्या ने अपने डर को कंट्रोल किया और हल्के गुस्से में बोली,
अंडरस्कोप मिस्टर रघुवंशी मेरी स्कूटी छोड़िए मुझे जाना है। अभिमान ने स्कूटी की चाबी निकाल ली और स्कूटी बंद हो गई। अभिमान ने स्कूटी की चाबी अपनी जेब में डालकर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया और आराध्या को देखकर बोला, अंडरस्कोप तुम्हें चाबी चाहिए मिल जाएगी, लेकिन तुमने जो अभी मेरे बारे में बोला उसे दोहराओ। क्या आराध्या अभिमान की बात मान लेगी? क्या अभिमान आराध्या की स्कूटी की चाबी दे देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए सेकंड सीजन मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड।